कि गैर पढ़े लिखे भाजपाइयों को कुछ पता नहीं। टीवी चैनल पे एक दिन बहस करने लगे, बोले संजय सिंह जी, उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत बड़ी है, यहाँ 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे दे दोगे? तो मैंने बिजली विभाग से खाका निकाला, आंकड़ा निकाला। वो आंकड़ा जानते हो क्या कहता है? 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले जितने लोग उत्तर प्रदेश में हैं, उनका बिजली का बिल साल का आता है 19,000 करोड़ रुपए। और उत्तर प्रदेश का बजट कितना है? 5.5 लाख करोड़ रुपए। कितना? 5.5 कितना? जीरो लगाते लगाते थक जाओगे, इतना बड़ा बजट। 5.5 लाख करोड़ से अगर 19,000 करोड़ निकालकर उत्तर प्रदेश की सारी जनता को फ्री बिजली दिया जा सकता है, तो इसका मतलब मोदी जी का भाई नीरव मोदी जितना पैसा लूट कर हिंदुस्तान से चला गया, उतने में पूरे यूपी को फ्री बिजली मिला। अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में जाते हैं तो वो कहते हैं, भाइयों और बहनों, स्कूल होना चाहिए कि नहीं, अस्पताल होना चाहिए कि नहीं, सड़क होनी चाहिए कि नहीं, फ्री बिजली होनी चाहिए कि नहीं, फ्री पानी होना चाहिए कि नहीं, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और मोदी जी प्रचार करने जाते हैं, योगी जी प्रचार करने जाते हैं, भाजपा ही चुनाव प्रचार करने जाते हैं, तो कहते हैं गांव गांव में शमशान होना चाहिए कि नहीं। रोते बिलखते चीखते वो हंस वापस हरिद्वार की तरफ बढ़ने लगा तो उल्लू उसके पास पहुंचा। उसने हंस का फिर से हाथ पकड़ा। उसने कहा, मित्र हंस रुको, कहां जा रहे हो? हंस गुस्से में बोला, अरे उल्लू, मेरी पत्नी ले ली, अब मेरी जान लेगा क्या? उल्लू ने कहा, न तुम्हारी पत्नी लूंगा, न तुम्हारी जान लूंगा, लेकिन कल रात को तुम्हारी पत्नी कह रही थी ये कैसा वीरान इलाका है, ये कैसा रेगिस्तान इलाका है, ये कैसा इलाका है जहां तरक्की और विकास नहीं हुआ। तो मैं बताना चाहता हूं, ये इलाका वीरान इसलिए है, रेगिस्तान इसलिए है, तरक्की इसलिए नहीं हुई कि यहां ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हक में अपना फैसला सुनाते। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के आयोजक आशु घोष जी, मंच पर आसीन आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई शैलेंद्र सिंह जी, महासचिव संजय मित्तल जी, सुखदेव कॉलेज के चेयरमैन और हमारे बड़े ही अभिन्न मित्र साथी सीपी सिंह जी, चौधरी बलराज जी जो चेयरमैन रह चुके हैं दिल्ली एमसीडी के, महिला की जिला अध्यक्ष दर्शन शर्मा जी, हमारे डिबाई से मनोज शर्मा जी, जयदेव निरंकारी जी, सतबीर सिंह जी, महासचिव संजय मित्तल जी, आप सबका हृदय की गहराइयों से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जितने भी साथी यहां पर आए हैं कार्यक्रम में, आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहां आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब सीपी सिंह जी ने बताया कि आशु घोष जी, जिनका रिश्ता हिंदुस्तान के बड़े नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री संघप्रिय गौतम जी के परिवार से है, वो आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल होना चाहते हैं। तो मुझे प्रसन्नता हुई, खुशी हुई कि आम आदमी पार्टी का परिवार बुलंदशहर के और आसपास के क्षेत्र में भी और मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा, ये कारवां हमारा दूर दूर तक पहुंचेगा। साथियों और दोस्तों, अभी मुझसे पहले सीपी सिंह जी कह रहे थे अंबेडकरवादी। अंबेडकरवादी होना मतलब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से जुड़ना।
अंबेडकरवादी होना मतलब भारत के संविधान के रचयिता, भारत के संविधान में यकीन रखने वाले, भारत के संविधान में भरोसा रखने वाले, वो चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, 130 करोड़ लोग जो भारत के संविधान में यकीन रखते हैं, वो सब के सब अंबेडकरवादी है। मेरा ऐसा मानना। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। और मैंने बार बार इस बात को पार्लियामेंट में कहा, जब जब इस देश के संविधान पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, जब जब हमारे भारत की एकता पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, जब जब हमारे देश के संविधान में तोड़ मरोड़ करने की कोशिश की गई, मैंने संसद से लेकर सड़क तक एक ही बात कही कि ये देश किसी मोदी और योगी के फरमान से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? बाबा साहब के संविधान से चलेगा ना? और इसीलिए हिंदुस्तान की पहली सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। लोग स्कूलों में मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, भूगोल पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की पहली सरकार है अरविंद केजरीवाल की सरकार, जिसने कहा हम सरकारी स्कूलों में बाबा साहब का संविधान पढ़ाएंगे। संविधान। और यह फैसला हमने इसलिए लिया कि जब हमारा बच्चा समझदार हो, वो किसी भी जाति और धर्म का हो, उसको यह मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश को चलाने के लिए एक सुनहरा, अच्छा, स्वर्णिम संविधान हमको दिया है और उस पर हम कोई चोट आने नहीं देंगे। आज क्या हो रहा है इस सरकार में? आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? मैंने सवाल खड़ा कर दिया तो मेरे ऊपर मुकदमा लिखते बाबा जी। 18 मुकदमे लिख चुके बाबा जी मेरे ऊपर। अभी परसों एक और लिखा, 19वां मुकदमा लिख दिया और 2 मुकदमा अपने मंत्री से करा दिया। 21 मुकदमे हो गए मेरे ऊपर। 21 मुकदमे। जानते क्यों किया 21 मुकदमा? जानते हैं क्यों किया? क्योंकि मैंने इस सरकार के भ्रष्टाचार को बेनकाब किया। कोरोना के समय में यही बुलंदशहर है जहां पर 1600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा गया, 800 का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा गया। जब कोरोना के महामारी में सरकार ने दलाली खाई, उस मुद्दे को आम आदमी पार्टी और हम लोगों ने उठाया, मुकदमा किया। जब कोरोना के समय में 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया, 12,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55,000 में खरीदा गया, उस भ्रष्टाचार को खोलने का काम किया तो FIR लिखी गई। जब जल जीवन मिशन में घर घर पानी पहुंचाने की योजना में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया, उस भ्रष्टाचार का खुलासा किया गया, तब मेरे ऊपर FIR किया गया, पार्टी का दफ्तर बंद करवा दिया गया। और जब प्रभु श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर की जमीन में घोटाला मैंने उजागर किया तो मेरे ऊपर FIR किया गया। तो मैं तो भाजपाइयों से कहता हूं, भाजपाइयों, जब तुम राम के नहीं हुए तो तुम आम के क्या होगे? तुम ना राम के हो ना आम के हो। और देखो ऐ दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। और एक लाइन और इनके लिए पढ़ी जब इन्होंने चंदा चोरी की। जानते हो कैसे चंदा चोरी की? मालूम है आपको सीपी सिंह जी? 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में खरीदी। 18.5 करोड़ में। कोरोना की महामारी में जब आपके घरों में मौत हो रही थी, भाजपाई 2 का 18 कर रहे थे।
5 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए कमाया, 1 मिनट में 3 करोड़ 30 लाख रुपए कमाया। आप दिन भर मजदूरी करते हो, 300 रुपए नहीं कमा पाते। ये भाजपाई बेईमान भगवान श्री राम के नाम पर 1 मिनट में 3 करोड़ 30 लाख और 5 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए कमाते हैं। इसलिए मैंने इनके लिए कहा, चंदा चोरों से सावधान, चंदा चोरों से सावधान। एक ममीरे का सुरमा बिकता है बरेली का, उसमें लिखा रहता है नक्कालों से सावधान। तो इसलिए मैं इनके लिए कहता हूं, चंदा चोरों से सावधान, चंदा चोरों से सावधान। कानपुर वालों ने बैनर लगा दिया, कानपुर के लोगों ने बैनर लगा दिया, चंदा चोरों से सावधान। भाजपा उस बैनर को फाड़ने लगे। लोगों ने पूछा, भैया बैनर क्यों फाड़ रहे, उसमें तुम्हारा नाम तो लिखा नहीं। बोले, हमें मालूम है कौन चंदा चोर है। ऐसे बेईमान लोग हैं, इनसे सावधान रहना। ये भ्रष्टाचारी भी हैं, बेईमान भी हैं, इनका धर्म पर भी भरोसा नहीं। और अभी जो खतरनाक काम करने जा रहे हैं वो आपसे बताने के लिए आया हूं। और इसीलिए मैं आज सभा में पहले आने वाला था, लेकिन संसद स्थगित हो गई, इसलिए मैं आ गया। संसद की कार्रवाई सोमवार तक स्थगित हो गई, वरना मैं नहीं आ पाता। और आता तो सुबह आके वापस जाना पड़ता। आपको मालूम है कौन सा बिल भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है? भारत के संविधान की प्रस्तावना, जिसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है, जिसमें समाजवाद शब्द लिखा हुआ है। भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत का संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये मैं नहीं, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के बेईमान लोग, आज मैं बुलंदशहर की धरती पर बताना चाहता हूं, ये बाबा साहब के संविधान की प्रस्तावना बदल रहे हैं। बाबा साहब के संविधान की प्रस्तावना, उसको बदलने का बिल लेके आए हैं। और मैं आज इस धरती पर कह के जा रहा हूं, जब तक मैं पार्लियामेंट में हूं, भाजपाइयों, अगर भारत के संविधान की प्रस्तावना को बदलने की कोशिश करोगे तो वो बिल फाड़ कर फेंक दूंगा। ये मैं वचन देके जा रहा हूं। संजय भैया, संजय भैया। बाबा साहब के संविधान की प्रस्तावना को बदला नहीं जा सकता। बाबा साहब के संविधान की प्रस्तावना बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का। और उस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ, उस संविधान के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे उनकी पार्टी का कोई नेता हो, आपका ये छोटा भाई उसके खिलाफ लड़ेगा और ऐसे बिल को फाड़ कर फेंकेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। ये भरोसा देके जा रहा हूं आपके बीच में। हम भारत के संविधान को बदलने नहीं देंगे। हम भारत के संविधान की प्रस्तावना को बदलने नहीं देंगे। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे मालूम है भाजपाइयों के मन में जरा सा भी सम्मान बाबा साहब के प्रति नहीं है, लेकिन कम से कम उस प्रस्तावना का तो सम्मान करो जो भारत के संविधान में लिखी गई है। साथियों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। आज एक ऐसी सरकार दिल्ली में चल रही है, आपसे ज्यादा दूर नहीं है, कभी जाकर देख लेना। जब दिल्ली में केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, मनीष सिसोदिया जी, केजरीवाल जी सरकारी स्कूलों का दौरा करने के लिए जाते थे तो सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे होते थे। बैठने का इंतजाम नहीं होता था, टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था, डेस्क बेंच का इंतजाम नहीं होता था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं, एयर कंडीशन कमरे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाया गया है। स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं।
दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा गया और 5 साल से इंटर का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूलों का आ रहा है। ये हम कहना चाहते हैं, ये काम हमने शिक्षा के क्षेत्र में करके दिखाया है। आपके बच्चे का दाखिला मेडिकल में हो जाए, इंजीनियरिंग में हो जाए, तो पत्नी का गहना गिरवी रखना पड़ता है, खेत गिरवी रखना पड़ता है। केजरीवाल जी की सरकार ने कहा अगर इंटर पास करने के बाद आपके बच्चे का दाखिला मेडिकल में हो जाए, इंजीनियरिंग में हो जाए, तो 10 लाख रुपए का एजुकेशन लोन दिल्ली की सरकार बगैर ब्याज के आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए देती है। दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, दिल्ली के अंदर फरिश्ते योजना लागू की। वो फरिश्ते योजना क्या है? वो फरिश्ते योजना ये है कि अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट का पीड़ित आपको मिल जाए तो उसको छोड़कर भागना नहीं, उसको अस्पताल में पहुंचा देना। पहुंचाने का भी 2000 देंगे और उसके इलाज में अगर 50 लाख भी खर्च होता है तो केजरीवाल जी की दिल्ली की सरकार देती है। मोहल्ला क्लिनिक बनाया जहां 200 तरह की जांच होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती है, डॉक्टर मुफ्त में इलाज करता है। और हिंदुस्तान की पहली सरकार है केजरीवाल जी की सरकार जो 200 यूनिट बिजली फ्री और 400 यूनिट बिजली आधे दाम पर देती है। 400 यूनिट बिजली आधे दाम पर। माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, महीने का 20,000 लीटर पानी फ्री। लोग कहते हैं केजरीवाल साहब इतना सब कुछ फ्री 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 कैसे बांट रहे हो? तो हम ये कहना चाहते हैं सांसद को अगर फ्री बिजली मिल सकती है, विधायक को अगर फ्री बिजली मिल सकती है, मंत्री को फ्री बिजली मिल सकती है, मुख्यमंत्री को फ्री बिजली मिल सकती है, प्रधानमंत्री को फ्री बिजली मिल सकती है, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को भी 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। आप अपनी सरकार बनाइए और 300 यूनिट बिजली फ्री हम लोग देंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। ये गैर पढ़े लिखे भाजपाइयों को कुछ पता नहीं, टीवी चैनल पे एक दिन बहस करने लगे। बोले संजय सिंह जी उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत बड़ी है, यहाँ 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे दे दोगे? तो मैंने बिजली विभाग से खाका निकाला, आंकड़ा निकाला। वो आंकड़ा जानते हो क्या कहता है? 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले जितने लोग उत्तर प्रदेश में हैं उनका बिजली का बिल साल का आता है 19,000 करोड़ रुपए। और उत्तर प्रदेश का बजट कितना है? 5.5 लाख करोड़ रुपए। कितना? 5.5 कितना? 5.5 जीरो लगाते लगाते थक जाओगे, इतना बड़ा बजट। 5.5 लाख करोड़ से अगर 19,000 करोड़ निकालकर उत्तर प्रदेश की सारी जनता को फ्री बिजली दिया जा सकता है तो इसका मतलब मोदी जी का भाई नीरव मोदी जितना पैसा लूटकर हिंदुस्तान से चला गया उतने में पूरे यूपी को फ्री बिजली मिल सकती है। मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? मिल सकती है ना? अब आगे हमने दूसरा ऐलान किया केजरीवाल जी की दूसरी गारंटी, 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को हर महीने देने की बात। हमसे फिर सवाल किया भाजपाइयों ने, इतना पैसा कहां है, इतना पैसा कहां है? उसका भी आंकड़ा हमने निकाल के रख दिया। 34 लाख बेरोजगार उत्तर प्रदेश के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज हैं, यानी कि सेवा योजन कार्यालय में 34 लाख बेरोजगारों ने अपना नाम दर्ज कराया है। हमने कहा जब तक हम उनको नौकरी नहीं देते तब तक 5,000 रुपए हर महीने देंगे, 10 लाख नौकरी हर साल देंगे और अगर नौकरी नहीं दी तो 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। 34 लाख लोगों को अगर 5,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दोगे तो 1,700 करोड़ रुपए प्रति माह यानी कि 20,400 करोड़ रुपए साल का खर्च आएगा। इसका मतलब जितना रुपया विजय माल्या और मेहुल चौकसी लेके भाग गए उतने में पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता? दिया जा सकता है ना?
भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिया जा सकता है ना? हाँ, लेकिन उसके लिए विचार होना चाहिए, उसके लिए सोच होनी चाहिए, उसके लिए बाबा साहेब को पढ़कर गरीब आदमी के लिए काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब तक वो इच्छा शक्ति नहीं होगी, आप गरीब के लिए, आम आदमी के लिए, वंचित समाज के लिए काम नहीं कर सकते हैं। और ये हमारे विचारों का सिलसिला है जो दिल्ली से चल के दूसरे राज्यों तक पहुंच रहा है। अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में जाते हैं तो वो कहते हैं, भाइयों और बहनों, स्कूल होना चाहिए कि नहीं, अस्पताल होना चाहिए कि नहीं, सड़क होनी चाहिए कि नहीं, फ्री बिजली होनी चाहिए कि नहीं, फ्री पानी होना चाहिए कि नहीं, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और मोदी जी प्रचार करने जाते हैं, योगी जी प्रचार करने जाते हैं, भाजपा ही चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो कहते हैं गांव-गांव में शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं ना? आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए कि शमशान चाहिए? स्कूल। जोर से बोलिए, पीछे तक बोलिए। घर वालों के लिए, इलाज के लिए अस्पताल चाहिए कि शमशान चाहिए? अस्पताल। अच्छी सड़कें चाहिए कि शमशान चाहिए? अच्छी सड़कें चाहिए कि शमशान चाहिए? रोजगार चाहिए कि शमशान चाहिए? रोजगार चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी एक मनहूस पार्टी है। इन बेईमानों ने गांव-गांव में शमशान, गांव-गांव में शमशान, गांव-गांव में शमशान की बात करके कोरोना की महामारी में गांव-गांव में शमशान बना दिया। हमने देखा उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के घाट पर लोगों की लाशें सड़ी हुई मिली। हमने देखा उसको कुत्ते नोच रहे थे, चील कौवे नोच रहे थे। ये दृश्य हमने देखा। और बाबा जी, आप ये जाति धर्म के नाम पर हमको लड़ाना बंद करो। ये हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। ये हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम एकता का मुल्क है। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जहां संकट मोचन के मंदिर में बिस्मिल्लाह खान की सहनाई गूंजती है। हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं। ये वो हिंदुस्तान है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो हिंदुस्तान है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो हिंदुस्तान है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना खोए, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा ना कोई। ये वो हिंदुस्तान। तो इस हिंदुस्तान को उल्लू बनाओ योजना के तहत लूटना बंद करो। भाजपाइयों ने कितना उल्लू बनाया हम लोगों को, बनाया कि नहीं बनाया? क्या कहते थे? इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए। सबको याद है, कोई भूला नहीं। 15 लाख आ गए। 15 लाख तो छोड़ो, 15 पैसे खाते मिलेंगे। और हमारी माताओं बहनों ने जो अपने घर में छिपा के पैसा पति से रखा था कि किसी की बीमारी में काम आएगा, जमीन खरीदने में काम आएगा, बेटी की शादी में काम आएगा, मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों, उसी संदूक में 1000 और 500 की जो नोट है वही काला धन है, लाइन में लग के जमा करो। किया कि नहीं? लूट लिया पैसा। कह रहे थे डीजल 40 रुपए में हो जाएगा, पेट्रोल 50 रुपए में हो जाएगा। डीजल और पेट्रोल दोनों ने सेंचुरी मार दी। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए तक पहुंचने वाला। आज ये हालत हो गई तो सब कुछ महंगा, सारे चीजों में दाम 4 गुना पहुंच गए। महंगाई बढ़ गई, खाने पीने की चीज बढ़ गई। सरसों का तेल 250 रुपए लीटर। लेकिन किसान को जब फसल का दाम देने की बात आती है तो सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, गेहूं खरीदने के लिए पैसा नहीं, धान खरीदने के लिए पैसा नहीं, आलू खरीदने के लिए पैसा नहीं, गन्ना खरीदने के लिए पैसा नहीं,
किसानों का अनाज खरीदने के लिए पैसा नहीं। अरे ये पैसा कहां गया आपको मालूम है? ये आपका पैसा विजय माल्या लूट कर चला गया है, नीरव मोदी लूट कर चला गया है, मेहुल चौकसी लूट कर चला गया है। देश के चंद पूंजीपतियों ने बैंकों में आपका जो पैसा जमा था 10.5 लाख करोड़ रुपए लूटा है। 10.5 लाख करोड़। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। आपके हाथ में कटोरा पकड़ा दिया और इन बेईमानों ने देश को लूट कर खोखला कर दिया। इसलिए एक ऐसी सरकार लाइए जो आपके लिए काम करे, अपनी सरकार बनाइए, आपके लिए काम करे। वरना 75 साल आजादी के हो चुके हैं, 175 साल और बीत जाएंगे। ये बेईमानी और भ्रष्टाचार का सिलसिला रुकेगा नहीं। अंत में एक कहानी सुना के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक बार हरिद्वार के इलाके से एक हंस और हंसिनी भटकते 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 रेगिस्तान के इलाके में चले गए। रेगिस्तान का इलाका था, ऐसा इलाका कभी हंस और हंसिनी ने देखा नहीं था। हंसिनी परेशान हो गई। उसने कहा, अरे हंस, ये किस इलाके में लेके चला आया? यहां न पेड़ है, न पौधे हैं, न झील है, न झरने। हंस ने कहा, प्रिय, हम लोग भटक कर रेगिस्तान में आ गए हैं। किसी तरीके से शाम हो जाने दो, रात बीत जाने दो। जैसे ही सुबह होगी हम लोग फिर वापस हरिद्वार चले जाएंगे। भटकते भटकते एक पेड़ मिल गया रेगिस्तान में। उस पेड़ के नीचे हंस और हंसनी जाकर बैठ गए। उसके ऊपर एक उल्लू बैठा हुआ था। रात हुई तो हंसनी ने फिर हंस से कहा, अरे हंस, ये कैसे इलाके में चले आए? यहाँ कैसे लोग रहते हैं? ये पूरा इलाका तो वीरान है, ये पूरा इलाका तो रेगिस्तान है। यहाँ तो कोई विकास और तरक्की नहीं हुई। जब हंसनी ये बात अपने हंस से कह रही थी तो उल्लू पेड़ पर बैठ के ये बातें सुन रहा था। रात बीती, सुबह हुई, हंस अपनी हंसनी को लेकर जाने लगा हरिद्वार की तरफ। तो उल्लू नीचे आ गया। उसने हंसनी का हाथ पकड़ा। उसने कहा, अरे भाई हंस, मेरी पत्नी को लेकर कहां जा रहा है? उसने कहा, मैं हंस हूं, ये हंसनी है, मैं इसका पति हूं, ये मेरी पत्नी है। अरे तू तो उल्लू है, ये तेरी पत्नी कैसे हो गई? दोनों में झगड़ा बढ़ गया। दोनों चिल्लाने लगे। वो कहे मेरी पत्नी, ये कहे मेरी पत्नी, वो कहे मेरी पत्नी, ये कहे मेरी पत्नी। उल्लू ने कहा, जरा सावधान हो जाना, ये मेरा ही इलाका है। यहाँ के योगी आदित्यनाथ हम ही हैं। होश में रहना, जैसे कह रहा हूं ऐसे सुनो। हंस डर गया आदित्यनाथ जी का नाम सुन के, डर गया। पंचायत बुलाई गई, गांव के लोग इकट्ठा हुए। सारे लोग कई गांव के जब इकट्ठा हो गए, पंच बैठ गए। पंचों ने हंस से पूछा, अरे भाई बताओ मामला क्या है? हंस ने कहा, जी मैं हंस हूं, ये हंसनी है, मैं इसका पति हूं, ये मेरी पत्नी है। ये उल्लू को देखिए, ये कह रहा है हंसनी उसकी पत्नी है। पंचों आप ही न्याय कर दो। पंचों ने कहा, भाई मामला बहुत गंभीर है, थोड़ा विचार करना पड़ेगा। मंच ऐसे लगा था, पीछे चले गए। आपस में बातचीत की पंचों ने कहा, देखो भाई, बात तो हंस बिल्कुल ठीक कह रहा है। हंसनी पत्नी तो हंस की है, लेकिन ये हंस और हंसनी तो अभी हरिद्वार चले जाएंगे। हम लोगों को तो रहना उल्लू के बीच में है, इसलिए फैसला उल्लू के हक में देगा। पंच लोग वापस आए। उन्होंने कहा, भाई फैसला हो गया। हंस ने कहा, जी क्या फैसला हुआ? बोले, फैसला ये हुआ कि हंसनी उल्लू की पत्नी है और हंस को गांव छोड़ने की इजाजत दी जाती है। हंस रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसने कहा, कैसे लोगों के बीच में आ गया? ये कैसे पंच है? मेरी पत्नी मुझसे छीन ली। ये कैसे लोग हैं? इन्होंने कैसा न्याय मेरे साथ किया? रोते बिलखते चीखते वो हंस वापस हरिद्वार की तरफ बढ़ने लगा। तो उल्लू उसके पास पहुंचा। उसने हंस का फिर से हाथ पकड़ा। उसने कहा, मित्र हंस रुको, कहां जा रहे हो? हंस गुस्से में बोला, अरे उल्लू, मेरी पत्नी ले ली, अब मेरी जान लेगा क्या? उल्लू ने कहा, न तुम्हारी पत्नी लूंगा, न तुम्हारी जान लूंगा,
लेकिन कल रात को तुम्हारी पत्नी कह रही थी ये कैसा वीरान इलाका है, ये कैसा रेगिस्तान इलाका है, ये कैसा इलाका है जहां तरक्की और विकास नहीं हुआ। तो मैं बताना चाहता हूं ये इलाका वीरान इसलिए है, रेगिस्तान इसलिए है, तरक्की इसलिए नहीं हुई कि यहां ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हक में अपना फैसला सुना। संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए साथियों और दोस्तों, उल्लुओं के हक में अपना फैसला सुनाते रहोगे तो 75 साल नहीं 175 साल हिंदुस्तान के विकास में लग जाएंगे। केजरीवाल को आपने सुना, आज पूरी दुनिया में केजरीवाल का नाम शिक्षा में, बिजली में, पानी में केजरीवाल के मॉडल की चर्चा हो रही है। आशु घोष जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति जिन्होंने मैकेनिकल में भी बीटेक किया, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में भी बीटेक किया, एमटेक की पढ़ाई की, मैं आज इनको इस क्षेत्र के विधानसभा का प्रभारी घोषित करता हूं और आशु घोष जी के साथ मिलकर इनके प्रचार अभियान में इनके साथ लगकर आप सबको काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतना सम्मान दिया। इंकलाब जिंदाबाद, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे।